Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 10 science chapter number 9 heredity and evolution. Now today topic is when plants having two pairs of characters. Example, shape and the color of the seeds were crossed and it is called dihybrid cross. So बेटे जो फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का उसके अंदर हमने आपको जॉन ग्रेगर मेंडल जिन्हें कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जो टेस्ट किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट किया था पी प्लांट्स के ऊपर, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हेन प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर. जब प्लांट्स के टू कैरेक्टर्स को लेके यदि क्रॉस होता है तो उसमें हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, वही हमने यहाँ पर शो किया है. एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल selected pea plants having two pairs of characters, shape and the color of seed. Selected plants having round yellow seeds and wrinkled green seeds. तो बेटे इस बार मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए पी प्लांट्स के जो सीड थे, जो बीज थे, उनके ऊपर ये टेस्ट किया और इन्होंने सबसे पहले जो सीड लिए वो कैसे थे, वो राउंड एंड येलो थे, यानी कि गोल होंगे और पीले रंग के होंगे. जिन उनके कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या बताया, कैपिटल आर आर. आर आर किसके लिए आएगा, राउंड के लिए, और येलो कैपिटल वाई वाई से उन्होंने शो किया. जो रिंकल ग्रीन सीड्स थे उसके कैरेक्टर उन्होंने जो फर्स्ट के जो कैरेक्टर लिए थे ना बेटे, उसका स्मॉल पार्ट ले लिया, यानी ग्रीन के लिए इन्होंने लिया स्मॉल आर आर का पेयर और रिंकल के लिए इन्होंने ले लिया स्मॉल वाई वाई का कैरेक्टर. एंड क्रॉस पॉलिनेटेड दैम, और उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. ही ऑब्टेन ऑल प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स इन द F1 जनरेशन. जब F1 जनरेशन उन्हें मिली तो उसके अंदर जितने भी प्लांट्स थे वो सभी राउंड थे और येलो कलर के सीड के थे, यानी उनके अंदर जेनेटिक्स जो जीन जो फॉर्मेशन था वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इन द F1 जनरेशन when these plants were self pollinated in the F2 generation, out of 16 plants 9 had round yellow, 3 had round green, 3 had wrinkled yellow and 1 had wrinkled green seed in the ratio 9:3:3:1. सो F1 जनरेशन के बाद में बेटे जो इन्हें जो प्लांट्स मिले थे उनके जो इस वाले ये वाले येलो और राउंड सीड के जो प्लांट्स थे, जब उनके अंदर इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और F2 जनरेशन को प्राप्त किया, तो यदि हम माने कि वो जो रिज़ल्ट था वो 16 प्लांट्स के अंदर मिला, तो उन 16 में से जो 9 प्लांट्स थे वो राउंड और येलो सीड्स के थे. 3 प्लांट्स ऐसे थे जो कि राउंड ग्रीन कलर के थे, बीजों को दे रहे थे. उनका जो जेनेटिक है, जीन्स है, वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. 3 हैड रिंकल येलो, 3 ऐसे थे जो कि रिंकल येलो टाइप के थे. उनके अंदर जो ग्रुप था वो कैसा था, स्मॉल आर आर पेयर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एंड 1 हैड रिंकल ग्रीन, और उसमें से केवल एक प्लांट ऐसा था जो कि रिंकल ग्रीन सीड को दे रहा था. वो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या थे, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई के पेयर. इन द रेशो, अगर इन रेशो को हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये फिनोटाइप रेशो है 9:3:3:1. ठीक है, तो 9:3:3:1 का रेशो हमें मिला. यहाँ पर देखिए आपको पूरा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है, इस जगह पर यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन को बताया है. और फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा है कि जो येलो कलर के सीड हैं उनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो जीन्स उनको हम लोगों ने लिए हैं, जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने लिए हैं जीन्स को शो करने के लिए, वो क्या है, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई. और जो ग्रीन है उसके लिए स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई. यहाँ पे F1 जनरेशन मिली थी हमें, इसमें जितने भी प्लांट्स थे वो सब कैसे थे, कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको हमने यहाँ पर चेक बॉक्स के थ्रू शो करा है F2 जनरेशन को, ठीक है ना बेटे। तो चेक के अंदर आप कैसे बनाते हैं, 4 4 या 16 यानी कि 16 ब्लॉक्स बनेंगे आपके। F1 जनरेशन में हमने क्या करा था, 2 2 कैरेक्टर लिए थे, 2 2 4, तो 4 का चेक बनाया था हमने, चेक बोर्ड बनाया था। तो इस तरीके से 4 4 16 हो गए, तो 16 का चेक बोर्ड यहाँ पर बनाइए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाई। सेम ऐसे ही इसी सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने कैपिटल आर वाई दिया था, वही हमने यहाँ पर शो कर दिया। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वो हमने यहाँ बताया। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, वो हमने ले लिया। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पर क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फोर्थ नंबर पे वो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते चलना है। यहाँ पर ये जो आर वाई है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले आर वाई से। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर का पेयर और कैपिटल वाई का पेयर हमें मिला है। सेकंड के अंदर इस तरीके से वही आगे वाले को, इस वाले को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ रिजल्ट मिलेगा। थर्ड वाले को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और इधर रिजल्ट लिखेंगे। फोर्थ वाले को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास कैपिटल आर वाई है, सेम यही करना है। इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर को इधर शो करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से इधर, फिर नेक्स्ट इधर से इधर, और फिर नेक्स्ट इधर से इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आए उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमने यहाँ पर शो करा है कि जो रिजल्ट था वो हमें कैसा मिला बेटे, 9:3:3:1 का रेशो में यहाँ मिला है। देखिए 16 यहाँ पर तो कंप्लीट आपको शो किया गया है कि किस तरीके से हमने बनाया है। और टोटल जो है वो 16 में से 9, 16 में से 3, फिर नेक्स्ट 16 में से 3 और नेक्स्ट 16 में से 1 हमें मिला है। यहाँ पर देखिए आपको ऑब्लिक करके पूरा शो किया गया है। तो दोनों में से जो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाए वो वाला आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटे, और ओनली पी प्लांट्स पे नहीं आते ये क्वेश्चन, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होंगे। जैसे कि एलिल्स के ऊपर आ सकते हैं, या फिर डॉग्स के ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस जो है उसके ऊपर आपको पूछ सकते हैं, या सेल्फ क्रॉस होता है, या उस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पुटअप हो सकते हैं आपके। तो आप इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ह्यूमन बीइंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बीइंग हैव अ 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और कहाँ मिलते हैं ये, सेल के न्यूक्लियस में। तो ये पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। इन 23 में से केवल जो 1 पेयर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, 2 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। वो क्या है, X एंड Y। द फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम एंड मेल हैज़ X एंड द Y क्रोमोसोम। तो जो फीमेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो पेयर पाया जाता है वो बोथ XX होते हैं। जो मेल होता है उसके अंदर X एंड Y पाए जाते हैं। द स्पर्म्स एंड द एग्स हैव 1 सेट ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम। जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर एक सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि X और Y। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। सम स्पर्म्स हैव X क्रोमोसोम एंड सम हैव Y क्रोमोसोम। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें कि X क्रोमोसोम पाया जाता है, और कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें कि Y क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑल एग्स हैव X क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमन फीमेल जो है उसकी ओवरी में जो एग प्रिपेयर होता है 1 मंथ के अंदर, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है बेटे, वो X है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत सीधी सिंपल से दिख रहा है कि ऑल एग्स हैव X क्रोमोसोम, लेकिन यहीं से बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हाउ कुड यू से दैट अ फीमेल हैव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाउ कुड यू से दैट मेल हैव रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई फीमेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं होने वाले बच्चे के सेक्स के लिए, या कोई मेल जो है वो किस तरीके से उत्तरदायी हो सकता है होने वाले बच्चे के सेक्स के लिए। तो यहाँ पर हम उसे डिटेल स्टडी कर रहे हैं। इफ़ अ स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम फ्यूज विद एन एग हैविंग X क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। जब
ह्यूमन का जो एक्स है, मतलब कि मेल का जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एक्स से जब मिलेगा तो क्या होगा, जब फ्यूज़ होगा तो जो होने वाला जो बेबी है वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। इफ़ अ स्पर्म हैविंग अ वाई क्रोमोसोम फ्यूज विथ एन एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम द चाइल्ड विल बी अ बॉय। और यदि वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एग से फ्यूज़ होता है जिसमें कि ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है, तो होने वाले बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं बेटे कि यहाँ देखिए आपके पास में एक्स एंड वाई ये किस में पाया जाता है बेटा, मेल के अंदर, और x और x किस में पाए जाते हैं बेटा, फीमेल के अंदर। तो फर्स्टली यहाँ पर ये x एंड y इज़ हियर एंड नेक्स्ट x इज़ हियर एंड अगेन x इज़ हियर। सो x एंड x व्हेन कंबाइन ईच अदर देन जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, XX होगा, और ये क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। और x when fused with the y then जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, XY का फॉर्मेशन होगा एंड इट इज़ अ बेबी बॉय। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वेरिएशंस मे बी और मे नॉट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। जो वेरिएशंस है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करने के लिए यूज़फुल भी हो सकती है और उसके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सम वेरिएशंस हैव ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देयर आर सम बीटल्स लिविंग इन अ ग्रीन bushes. They increase their number by reproductions. Crows can easily see the rat beetles and they are eaten by the crows during the reproduction. Due to the some variations, some green beetles are produced instead of rat beetles. The green beetles are not visible to crows and are not eaten by them. Then gradually the population of the rat beetles decrease and the population of the green beetles increase. The variations has helped the organism to survive. फर्स्ट टॉपिक हमने बीटल्स का लिया है बेटे। देखिए बीटल्स में वेरिएशंस हो सकती हैं जैसे ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो बेटा ये जो बीटल्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये लीफ के ऊपर रहते हैं, जो प्लांट की लीफ होती है वहाँ पे रहते हैं। तो यदि कोई क्रो जो है वो प्लांट के वो ट्री के ऊपर बैठा है जहाँ पर कि उसे बीटल्स जो हैं, ग्रीन कलर का जो बीटल होता है वो लीफ के ग्रीन कलर की वजह से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन रेड और ब्लू कलर के जो बीटल्स हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो उसका शिकार बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्रीन बीटल्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी और जो रेड और ब्लू कलर की जो बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के अंदर हेल्प नहीं करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ कलर वेरिएशंस अकर्स इन अ रेड बीटल्स एंड सम ब्लू बीटल्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स। बोथ द रेड एंड द ब्लू बीटल्स आर द विजिबल टू क्रो एंड द ईटन बाय दैम। then the population of the both red and the blue beetles decrease. These variations are not help to organism to survive. जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है तो उसमें ये बताया कि ग्रीन कलर के अंदर ग्रीन कलर के बीटल्स में जब रेड या ब्लू कलर के वेरिएशंस आ गए तो वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं थे। फिर जब रेड एंड ब्लू के अंदर जब वेरिएशंस ग्रीन वाले आए तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो गए। Acquired trait cannot be passed from the one generation to the next. जो acquired traits जो होते हैं यानी कि जो हमें environment से जो हमें मिल रहे हैं वो हम आगे पास नहीं होते हैं। If the population of the beetles increase and the plants are affected by the disease, then the food available for the beetles decrease and their body weight also decrease. If after a few years of the availability of the food decrease, then the body weight of the beetles also increase. This acquired trait cannot be passed from the one generation to the next generation. There is no chance in their genetic compositions. Now the next is the formation of the new species and access the species. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन 101% पुटअप होता ही होता है। आपको वर्ड का मीन्स पूछ लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास में
The formation of the new species from the existing species is mainly due to the one or the more of the following factors. The first is the accumulation of the variation. The difference between the individuals of the same species is called the variations. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल बेरियर्स. Population may get separated by physical barriers like mountains, rivers, lakes. These isolated groups produce the variation which can produce a new species. फिजिकल बेरियर्स का मतलब है कि एक ही तरह की जो जाति है वो अलग अलग जगह पर भी पाई जाती हैं. जैसे कि पॉपुलेशन में गेट सेपरेटेड बाय अ फिजिकल बेरियर. जो पॉपुलेशन है वो फिजिकल बेरियर्स के अंदर डिवाइड है, जैसे कि माउंटेन्स पर, रिवर्स में, लेक्स में. तो दीज आइसोलेटेड ग्रुप्स प्रोड्यूस अ वेरिएशन. ये जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं यही वेरिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. लॉट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो चुका है आपका. नेचुरल क्लाइमेटिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज एन एरिया कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन एंड न्यू वेरिएशंस आर प्रोड्यूस विच कैन प्रोड्यूस अ न्यू स्पीशीज. And the natural selection, only those individuals of the species which have a useful variations can adapt to the change of the environment, survive and other die. These organisms can produce variations and new species. जो natural selection यानी प्रकृति जो है वो select करती है, तो जो variations आ रहे हैं वो किस तरीके से आपके लिए helpful होंगे, किस तरीके से नहीं होंगे, वो सभी natural selection के ऊपर dependable होता है. So last and the important topic is the migration. Some individuals of a species may migrate to a new geographical area and adjust to the change in the environment. There are to develop a new variation and produce new species. Migration का मतलब होता है बेटे कि एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए या अपने न्यू जनरेशन को जन्म देने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, जैसे जाते हैं. जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से इंडिया में आते हैं, है ना. और यहाँ पर क्या होता है कि वो उनका बेबी फॉर्मेशन हो जाता है, वो यहाँ पर आकर एग्स देते हैं, उनका बेबी फॉर्मेशन हो जाता है. बच्चे जब उड़ने सीख जाते हैं तब वो वापस से साइबेरिया जो है वो लौट जाते हैं. तो इस तरीके से उनके अंदर कुछ जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उनमें कुछ चेंजेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं. एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें ये उन्हें बहुत हेल्प करता है, एनवायरनमेंट भी इस तरीके से. तो ये जो है ये जो प्रोसेस है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. वो हर साल इसे कंप्लीट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. जो फिशेस होती हैं वो भी माइग्रेशन का वर्क करती हैं. और जो ह्यूमन बीइंग है वो भी, हम अगर माइग्रेशन से यदि हम उसे कंपैरिजन करते हैं तो वो भी फूड के लिए या अपने कुछ ज़रूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. तो वो मैं जस्ट केवल आपको एग्जांपल बता रही हूँ ह्यूमन बीइंग का. लेकिन जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हम मेनली जो स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो किस में है, वो बर्ड्स में है, वो फिशेस में है, वो एनिमल्स में है. ओके, सो आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन इस बार आपका डिडक्ट हो गया है कोर्स में से. तो केवल और केवल आपको जो ह्यूमन हेरिडिटी वाला जो पोर्शन है कंप्लीट केवल उसी की स्टडी करना है. और इन वर्ड्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, इनकी अच्छे से तैयारी कर लें. जो मेंडल का जो टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन का देखा है, मोनो हाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई होप कि ऑल द टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.